नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और अभी हम F-35 के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा अलग अलग मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पर यह अपडेट सामने आ रहा था कि भारत अभी F-35 को खरीदने वाला है और इसके लिए सीक्रेटली यूएस और भारत के बीच बातचीत किया जा रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस अपडेट पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन अगर ये बात सच है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अभी हमारे पास 5th जनरेशन ऑपरेंट मौजूद है जिनको अकेले हमारे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो काउंटर नहीं कर पाएंगे और एमका को प्रोडक्शन में आने में अभी कम से कम 10 साल या उससे ज्यादा टाइम लगने वाला। लेकिन फिर भी इस अपडेट के ऊपर मैं तभी विश्वास करने वाला हूं जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियल इस बात को स्वीकार किया जाएगा या फिर इंडियन एयरफोर्स में F-35 को इंडक्ट कर लिया जाएगा। अभी बात करते हैं कि अपडेट कहां से आ रहा था। सबसे पहले 1 या 2 हफ्ते पहले एक जापानीज मीडिया की तरफ से इस बात को पब्लिश किया गया था कि भारत को अभी यूएस से F-35 को खरीद लेना चाहिए और इसे स्पेशली चाइनीज थ्रेट को देखते हुए वहां पे कहा गया था। इसके बाद अभी एक और वेस्टर्न मीडिया की तरफ से भी सेम तरीके की रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा था कि भारत और यूएस के बीच अभी सीक्रेटली F-35 को एक्वायर करने के लिए बातचीत किया जा रहा है और अभी भारत को यूएस की तरफ से इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक हेवीली मॉडिफाइड F-35 को ऑफर किया जाने वाला है, जिसको F-35I कहा जाएगा। और ये सिर्फ भारत को ऐसे ऑफर नहीं किया जा रहा है, बल्कि इनको अभी भारत में असेंबल करने की बात की जा रही है। इसके लिए लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपनी इंडियन पार्टनर के साथ टाई अप किया जाएगा, जो कि आगे चल के इनको भारत में असेंबल करने वाले हैं। F-35 को अभी कम्प्लीटली नॉकडाउन कंडीशन में भारत लाया जाएगा और यहाँ पर इनको लॉकहीड मार्टिन की इंडियन पार्टनर की मदद से असेंबल किया जाएगा। इसके अलावा अभी F-35 की सॉफ्टवेयर और एवियोनिक्स में भी बदलाव करने की बात की जा रही है, जिनको भारत के हिसाब से इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि आगे चल के इसमें आसानी से इंडियन वेपन्स को इंटीग्रेट किया जा सके और आगे चल के जरूरत के हिसाब से F-35 में कोई मॉडिफिकेशन करने के लिए भारत को यूएस से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालांकि अभी तक इसको लेके ना तो यूएस की तरफ से और ना ही भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया गया है और जिस तरीके का ऑफर इसमें दिया जा रही है मुझे काफी हद तक अनरियलिस्टिक लग रहा है। पहले तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्लैरिफाई किया जा चुका था कि वो अभी आगे चल के कोई भी फॉरेन ओरिजिन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने वाले नहीं है और उसके बाद हम S-400 सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके साथ यूएस कभी भी अपनी F-35 को ऑपरेट करने नहीं देने वाला है। और ये 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये सभी बस रूमर ही होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर 100 में से 0.001% चांसेस है जिसमें साथ चाइनीज थ्रेट को देखते हुए भारत ने इमरजेंसी में F-35 को खरीदने का फैसला किया होगा और यूएस भी साउथ ईस्ट एशिया में चाइना को काउंटर करने के लिए F-35 को भारत को देने का फैसला किया होगा, तो इस सिंगल लॉन्डो की अपनी क्रश के साथ अरेंज मैरिज वाली बात होने वाली है। अगला अपडेट फिलीपींस को लेके। आप सभी जानते होंगे कि अभी कुछ महीने पहले ही भारत और फिलीपींस के बीच एक एमओयू को साइन किया जा चुका था, जिसमें वो आगे चल के एचएएल के साथ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या फिर तेजस को भी खरीदने के लिए बातचीत कर सकते हैं। अभी लग रहा है कि इस एमओयू के साइन होने के कुछ ही दिन बाद ही इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी फिलीपींस की तरफ से रशिया के साथ किए जाने वाले हेलीकॉप्टर डील को कैंसिल कर दिया गया। इसके पीछे मेजर कारण रशिया के ऊपर लगाए गए सैंक्शन बताया जा रहा है, क्योंकि अगर फिलीपींस की तरफ से अभी रशिया के साथ कोई बड़ी डिफेंस डील को किया जाता है तो इसमें फिलीपींस को भी दिक्कत हो सकता है और स्पेशली इस डील के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दिक्कत होने वाली है। इस डील के अंदर फिलीपींस की तरफ से टोटल 16 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला किया गया था और अभी इसको कैंसिल करने के बाद वो इस कैटेगरी के अंदर हेलीकॉप्टर को एक्वायर करने के लिए भारत के पास आने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी फिलीपींस की तरफ से एचएएल की एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को भी खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा था, जो कि पहले से ही साइन किए गए एमओयू के अंदर इंक्लूड किया गया था। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि फिलीपींस की तरफ से अभी रशिया के साथ Mi-17 हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा था, तो उसकी स्पेसिफिकेशन को हमारी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मैच नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरे तरफ फिलीपींस को अभी इस कैटेगरी के अंदर जो वेस्टर्न अल्टरनेटिव को ऑफर किया जा रहा है वो काफी महंगे पड़ने वाले, तो अभी फिलीपींस हो सकता है 16 Mi-17 को खरीदने के बदले शायद ज्यादा मात्रा में एचएएल की एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करने के बारे में सोच सकता है। अगला अपडेट नाइट साइट्स को लेके है। रिसेंट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी एक फ्रेश RFI को इशू किया गया, जिसमें हमारे स्नाइपर राइफल्स के लिए अभी नाइट साइट्स को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। इस टेंडर के अंदर टोटल
1121 नाइट सेट को खरीदने का फैसला किया जा रहा है और उम्मीद है कि हाल ही में ही भारत की तरफ से नए मॉडर्न स्नाइपर राइफल को खरीदा गया था। इन नाइट सेट्स को उन्हीं स्नाइपर्स के लिए यहाँ पे खरीदने का फैसला किया जा रहा है। इन सिस्टम की सर्विस लाइफ कम से कम 10 साल और लगभग 10,000 घंटे तक होना चाहिए और जल्दी से इनको टेस्ट करने के लिए आर्मी की तरफ से इसकी यूजर ट्रायल को भी शुरू करने की बात की जा रही है। आर्मी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन नाइट साइट्स की जो मिनिमम डिटेक्शन रेंज होने वाली है वो कम से कम 1200 मीटर के आसपास होना चाहिए और इसकी मिनिमम रिकॉग्निशन रेंज करीब 800 मीटर के आसपास होना चाहिए। वैसे पहले भी कुछ रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया जा रहा था कि आर्मी की तरफ से भी टॉनबो इमेजिंग की नाइट सेट को टेस्ट किया जा रहा था और इसके लिए एक ऑर्डर को भी प्लेस किया गया था जो कि मेनली हमारे मॉडर्न असॉल्ट राइफल के लिए इनको खरीदा गया था। लेकिन अभी इसके लिए एक फॉर्मल RFI को इशू किया जा रहा है जिसमें स्नाइपर राइफल के इन साइट को खरीदने की बात की जा रही है। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कंपनियों की प्रोडक्ट को भी आर्मी की तरफ से एक एक करके टेस्ट किया जाएगा। आर्मी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन साइट्स का वजन बैटरी और इसकी पिकेटिनियल माउंट के साथ 1100 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसको -20 डिग्री से लेके +45 डिग्री के टेम्परेचर में आसानी से ऑपरेट किया जाना चाहिए। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बेहतर बनता जा रहा है वैसे वैसे इंडियन एयरफोर्स को भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत पड़ रही है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इंडियन इंडस्ट्रीज को ऐसे सिस्टम को डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है जिनको आगे चल के इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करने वाला है। वैसे इन सिस्टम को बनाने के लिए अभी कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि ऐसे सिस्टम और इसकी टेक्नोलॉजी पहले से ही ओपन मार्केट में मौजूद है और अभी बस उन्हीं सब टेक्नोलॉजी को बेस करके एक मोबाइल सिस्टम को डेवलप करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक अभी मार्केट में अवेलेबल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बेस करके कोई भी इंडियन कंपनी इंडियन एयरफोर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को डेवलप कर सकता है और ऑफर कर सकता है जो कि अगर इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट में फिट होता है तो इनको एक्वायर करने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मोबाइल सिस्टम को लेके और अभी इंडियन एयरफोर्स को इससे इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली जिनको इजीली पहाड़ी एरिया में लिया जा सके या फिर इनको एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर किया जा सके। बेसिक स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इन सिस्टम को अभी एक 6x6 ट्रक के ऊपर माउंट किया जाएगा और इनको 16,000 फीट की ऊंचाई में डिप्लॉय किया जाएगा और कम से कम -40 डिग्री से लेके ज्यादा से ज्यादा +50 डिग्री की टेम्परेचर में इनको ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसे सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा है लेकिन उनमें से ज्यादातर लैंड बेस्ड सिस्टम है यानी कि ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है जिनको मूव नहीं किया सकता या फिर सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अभी ऐसे कम्प्लीटली मोबाइल सिस्टम को डेवलप करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और अभी हम इंडियन एयरफोर्स को लेके 2 अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पिछले महीने मैंने बताया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी ऑस्ट्रेलिया में होने वाली पिच ब्लैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जाने वाला है। इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से Su-30 MK एयरक्राफ्ट के साथ साथ IL-78 और अपनी C-17 एयरक्राफ्ट को भेजने का फैसला किया गया था। ये एक्सरसाइज अभी 19 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक चलने वाली है और लगभग 3 हफ्ते तक चलने वाली इस एक्सरसाइज में 17 अलग अलग देशों से लगभग 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और करीब 2500 के आसपास पर्सनल पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कंट्रीज की लिस्ट में सभी क्वाड कंट्री शामिल है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस टीम को सिलेक्ट किया गया था। ये ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले अभी मलेशिया के साथ एक और मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करने वाले हैं। इसका नाम एक्सरसाइज उदार सकती है। ये एक ओकेजनल एक कॉम्बैट एक्सरसाइज होने वाला और इसमें भी लगभग सेम एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाले जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया की पिच ब्लैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सिलेक्ट करके भेजे गए हैं। ये एक्सरसाइज अभी 4 दिन तक चलने वाला है और इस एक्सरसाइज को अभी मलेशिया की क्वांटन एयरवेज में कंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।